प्रताप, बेटे आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। आज हमें लड़की वालों के घर जाना है। ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार तेरे हाथ पीले हो ही जाएंगे। माँ, तुम क्यों जिद कर रही हो? मेरा रंग तो देखो। ऑफिस में भी सब मेरे इस काले रंग की वजह से मुझसे दूर रहते हैं। और तुम्हें लगता है कि कोई लड़की मुझे पसंद करेगी? अरे क्यों खामखा अपनी और मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। तू देखना, मेरा मन कहता है तुझे चांद जैसी लड़की मिलेगी। प्रताप का रंग बहुत काला था, जिस वजह से मोहल्ले के लोग उसे काला कलूटा कहकर बुलाते थे। प्रताप को कई लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी वो सरला के कहने पर एक आखिरी बार लड़की देखने के लिए जाता है। आइए बहन जी, आइए आइए, स्वागत है आपका मेरे घर में। नमस्ते भाई साहब, ये है मेरा बेटा प्रताप। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई मैं रंग रूप को नहीं मानता, दोनों ऊपर वाले की ही देन है। भला हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? बस हमारी बेटी चांद तुम्हें पसंद कर ले, फिर अगले ही हफ्ते तुम दोनों की शादी करवा देंगे। इतने में चांद हाथ में चाय लिए आ जाती है। चांद बहुत खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग और प्यारी सी मुस्कान देखकर प्रताप पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है। वही चांद को भी प्रताप पसंद आता है, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी करवा दी जाती है। अरे क्या बात है सरला, पूरे मोहल्ले में सिर्फ तेरी ही बहू की बातें हो रही हैं। सब यही कह रहे हैं कि सरला बहू तो बहुत सुंदर लाई है, एकदम चांद का टुकड़ा। हाँ हाँ, होगी भी क्यों ना, मेरी बहू जो है और फिर मेरा बेटा भी तो लाखों में एक है। मैं तो पहले ही कहती थी, जिस दिन मेरे बेटे की बहू आएगी पूरा मोहल्ला देखेगा। सही कह रही है तू, तेरा बेटा तो शाहरुख खान दिखता है। क्यों मजे ले रही है सुलोचना? साफ साफ बोल देना कि मेरा बेटा काला है। वैसे भी तुम मोहल्ले वाले तो उसे काला कलूटा कहते हो ना, पर अब उसी काले कलूटे की किस्मत देख, चांद सी बहू लाया है। चला, मुझे बहुत काम है, फिर मिलती हूँ। यूं ही दिन गुजरने लगते हैं। चांद पूरे घर को संभालने लगती है और सरला भी उससे बहुत खुश थी। सच कहूं चांद, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मुझ जैसे लड़के को इतनी अच्छी लड़की मिल गई। तुमने तो मेरी सोई हुई किस्मत ही जगा दी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। बताओ शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? कुछ नहीं, बस आप जल्दी आ जाइएगा, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतना कहकर प्रताप ऑफिस चला जाता है। वही चांद छत से कपड़े लेकर आती है। माँ जी, मैं जब भी छत पर कपड़े सुखाने जाती हूँ, पड़ोसी जो है कलुए की बहू चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, इन पड़ोसियों का ऐसा ही है। मेरे बेटे को इतनी सुंदर बहू मिली है कि जल भुनकर राख हो रहे हैं ये सब। तू छोड़, और हाँ, अब से छत पर मत जाया कर, मैं कपड़े सुखा दिया करूंगी। एक रोज सरला और चांद बाजार में सामान लेने के लिए जाती हैं, जहाँ हर कोई बस चांद को ही घूरे जा रहा था। इसी मोहल्ले में एक बल्लू नाम का लड़का भी रहा करता था, जो बहुत अय्याश था। ओहो, आज तो किस्मत ही खुल गई मेरी, जो चांद के दर्शन हो गए। हे भगवान, ना जाने मेरी किस्मत कब जागेगी और कब मुझे इतनी सुंदर बीवी मिलेगी। ए बल्लू, तेरा दिमाग खराब है क्या? कैसी बातें कर रहा है? एक खींच के लगाऊंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। भड़कती क्यों हो काकी? मैं तो बस अपनी दिली इच्छा बता रहा था। वैसे चांद भाभी से भी पूछ लो, शायद उन्हें मेरी बातें पसंद आ रही हो। इतने में वहाँ प्रताप आता है और बल्लू के साथ दो दो हाथ करता है, लेकिन बल्लू उल्टा प्रताप की ही धुलाई कर देता है। क्या जरूरत थी आपको उस आवारा से उलझने की? अरे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। अब देखिए क्या हालत करवा ली है। शक्ल तो है ही नहीं, पर बाजुओं में दम भी नहीं है। भगवान जाने बाबूजी ने आप में क्या देखा। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पति है वो तुम्हारा। तो माँ जी, इन्हें क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? अरे वो बक रहा था, बकने देते, पर नहीं, हीरो बनेंगे, अब देख लीजिए। इस रोज से चांद प्रताप के साथ ठीक से बात करना भी बंद कर देती है, उल्टा उसके रंग को लेकर उसे ताने देती है। सुलोचना, मुझे लगता है कि मैंने प्रताप की शादी चांद से करवा के गलती कर दी है। बाजार में जो हुआ उसके बाद से चांद प्रताप के साथ कुछ कटी कटी सी रहती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। मैं तो पहले ही कहती थी, बहू ऐसी लाना जो कलुए का मेरा मतलब है
प्रताप का सम्मान कर सके। वैसे मुझे तो पक्का यकीन है तेरी बहू मतलब चांद में कोई तो कमी है, वरना वो प्रताप से शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई। तुझे ऐसा क्यों लगता है? तो खुद ही सोच, वो पढ़ी लिखी नए ख्यालात की लड़की है, ऊपर से इतनी सुंदर, मानो आसमान से परी उतर आई हो। वो भला प्रताप जैसे काले भद्दे लड़के से शादी क्यों करेगी? सरला तब तो चुप रहती है, लेकिन सुलोचना की बातें उसके मन में घर कर गई थीं। पीछे खड़ी चांद ने भी ये सब सुन लिया था, इसलिए वो अपनी सास पर भड़कने लगती है। माँ जी, आप ना ये सुलोचना आंटी की बातें ना सुननी ही बंद कर दो तो बेहतर है। बस घर में आग लगाना आता है इन्हें। अरे माना मैं प्रताप जी से थोड़ी नाराज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उन्हें प्यार नहीं करती। मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ और प्यार भी। पर ये सुलोचना आंटी, इन्हें तो मैं बता कर रहूंगी। माना कि सुलोचना ने ज्यादा बोल दिया, लेकिन उसने बात तो सही कही है। मतलब अब आपको लगता है कि मुझ में ही कमी है? वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैंने आपके उस काले कौवे से शादी करके उसकी जिंदगी संवार दी, और आप कहती हैं मुझ में ही कमी है। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। इतने में प्रताप आता है। क्या हुआ माँ? चांद रो रही है, सब ठीक तो है? सरला उसे पूरी बात बताती है। क्या माँ, वो मुझसे नाराज है बस, और कुछ नहीं। सब ठीक है हमारे बीच। उसने कल ही मुझसे माफी मांगी। आप बिना चांद चांद। बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे काला कौवा कहा उसने मेरे बेटे को, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन एक गोरा हैंडसम लड़का चांद की तलाश में मोहल्ले में आता है। अरे सुनिए आंटी जी, यहाँ चांद का घर कौन सा है? चांद मतलब वही जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई है? हाँ हाँ, वही चांद। कहाँ है, आप बताएंगी मुझे? हाँ हाँ जरूर, पर पहले बताइए आप हैं कौन? मैं चांद का पहला पति हूँ। ये कागज एलिमनी के पैसे उसे देने थे, तो आप ले चलेंगे मुझे उसके घर? ओह, अब समझ आया कि उस हूर की परी को ये काला कौवा क्यों पसंद आया। अरे आओ भैया आओ। सरला, अरे ओ सरला, जरा बाहर तो आ। तेरी चांद पर कितना बड़ा दाग है, देख तो सही। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? गला मैं नहीं, ये जनाब फाड़ रहे हैं। पूछो तो सही कौन है ये? इतने में चांद वहाँ आ जाती है। कोई नहीं है, मेरा दोस्त है। ओहो, देखो तो भोली को, दोस्त है। सरला इसका पहला पति है ये, तलाकशुदा है तेरी चांद। एलिमनी के पैसे लेकर आए हैं ये भाई साहब। ये सुनते ही सरला के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। मतलब तू बिल्कुल सही कह रही थी सुलोचना, इस लड़की ने मेरे बेटे को धोखा दिया है। ये तलाकशुदा है। माँ जी, हाँ मैं तलाकशुदा हूँ, पर अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता हो या ना हो, पर अब तू 1 मिनट यहाँ नहीं रहेगी। चल बाहर हो जा। मतलब तुमने इन बेचारों से झूठ बोला? ये तो होना ही था। खैर ये लो, रखो तुम्हारे एलिमनी के पैसे, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सौरभ चला जाता है और सरला चांद को घर से बाहर निकाल देती है। तभी प्रताप भी वहाँ आ जाता है। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? सरला प्रताप को पूरी बात बताती है। माँ, तो क्या हो गया अगर वो तलाकशुदा है? मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़के में ही कोई कमी रही होगी। अरे चांद थोड़ी गुस्सैल जरूर है, पर दिल की बुरी नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। मैंने आपको क्या क्या नहीं सुनाया, और आप मेरा ही साथ दे रहे हैं। सच ही कहते हैं पिताजी, आपके जैसा पति तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी हो तुम मेरी, माफी मत मांगो। जो हुआ उसे भूल जाओ। और माँ, अब तुम भी सब भूल जाओ। सब अंदर चलो। इस तरह प्रताप की अच्छाई देख चांद को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वही सरला भी प्रताप की खुशी के लिए चांद को अपना लेती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। चंपानगर नाम के एक गांव में ममता और सुरेखा नाम की 2 औरतें रहा करती थीं। ना जाने ये गरीबी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। ए जी, ये ईंट पत्थर ढोने के अलावा और कोई काम नहीं सीख सकते थे क्या? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें पसंद किया। तुम रोज सुबह सुबह मुझे ताना मारना बंद करो। मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं गरीब हूँ। जो है बस यही है। अब मैं जा रहा हूँ। इतने में गांव की ही फूलमती ताई आती है। पूरा गांव जानता था फूलमती ताई गांव वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है, लेकिन फिर भी ममता की उनसे खूब पटती थी। अरे ममता, ओ ममता, कहाँ मर गई? यही हूँ ताई, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। आइए,
क्यों भला, किस्मत को क्यों कोस रही है? क्या हुआ? वही पैसों के लिए किच-किच, ये कुछ कमाते ही नहीं है ताई। ना जाने ये गरीबी कैसे दूर होगी। तो ये बात है। वैसे तूने सुरेखा को देखा है? वो क्या कहते हैं, हाँ, मैक्रोनी बेच बेच कर खूब पैसे कमा रही है। अपने बच्चे को भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रही है। हाँ जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? क्यों ना तू भी वो मैक्रोनी बनाना शुरू कर दे। खाना बनाने में तो तू भी अच्छी ही होगी। अरे हाँ फूलमती ताई, बात तो आप सही कह रही हो। फूलमती ताई की बातें सुन ममता अगले दिन से ही सुरेखा के ठेले के सामने अपना मैक्रोनी का ठेला लगा लेती है और खूब जोर जोर से आवाज लगाती है, मैक्रोनी ले लो, मैक्रोनी, गर्मा गर्म मैक्रोनी। ममता की आवाज लगाने पर कुछ ग्राहक उसकी मैक्रोनी खाने आते हैं। बुरा मत मानना ममता बहन, लेकिन तुम्हारे हाथ की मैक्रोनी में वो बात नहीं है जो सुरेखा बहन की मैक्रोनी में है। मेरी मानो तो अपना ठेला वापस ले जाओ। इस तरह कुछ और लोग भी मुंह बनाकर वापस सुरेखा के ठेले पर मैक्रोनी खाने जाते हैं। ये देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है और शाम को घर लौटते ही वो वैद्य जी के पास जाती है। क्या हुआ ममता, तबीयत तो ठीक है? वैसे कह देता हूँ, इस बार उधार दवाई नहीं दूंगा मैं। मुझे दवाई की नहीं, किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसे डालते ही मेरी मैक्रोनी खाने के लिए ग्राहकों की लाइन लग जाए। तो तूने काम शुरू किया है। चलो मैं तेरी इच्छा पूरी किए देता हूँ। वैद्य जी ममता को एक छोटी सी डिब्बी देते हुए कहते हैं, ममता, इसे बस 2 चुटकी अपनी मैक्रोनी में डालना, फिर देखना तुम्हारी मैक्रोनी कैसे धड़ाधड़ बिकती है। वैद्य के कहे अनुसार ममता 2 चुटकी मसाला अपनी मैक्रोनी में डाल देती है और उसकी खुशबू से ग्राहक ममता के ठेले पर खींचे चले आते हैं। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया ममता बहन, क्या मैक्रोनी खिलाई है। ऐसी मैक्रोनी तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाई। अब से मैं तुम्हारा परमानेंट ग्राहक हूँ। शाम होने से पहले ही ममता की पूरी मैक्रोनी बिक जाती है, जबकि सुरेखा की आज एक प्लेट भी मैक्रोनी नहीं बिकी थी। वाह वाह, वैद्य जी की डिब्बी ने तो कमाल कर दिया। आज तो मेरी कितनी कमाई हुई है। अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैद्य जी के मसाले की वजह से ग्राहकों ने सुरेखा के ठेले पर जाना बंद कर दिया और ममता मालामाल होती चली गई। वही सुरेखा के हालात खराब हो रहे थे। आज भी खाली हाथ क्यों चला रही है ये ठेला? मैं काम कर रहा हूँ ना। अरे कम खाएंगे, लेकिन यूँ पैसे बर्बाद तो नहीं होंगे। देखो मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ममता के सामने तुम्हारा ठेला नहीं चलेगा। लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। वैसे भी ममता तो ठीक से दाल भी नहीं बना सकती, फिर इतनी अच्छी मैक्रोनी भला कैसे बना सकती है? सुरेखा, तुम भोली हो और दुनिया चालाक। मैं जानता हूँ वो कुछ तो गड़बड़ कर रही है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और ईमानदार रहकर ही मैं सब ठीक करूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और ज्यादा अच्छी मैक्रोनी बनाऊंगी। फिर देखना, लोग जरूर मेरे ठेले पर आएंगे। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा रुको, ये लो। ये क्या है? मैं शहर गया था, वहाँ से लाया हूँ। ये चीज है और ये मैगी मसाला। इसे अगर तुम अपनी मैक्रोनी में डालोगी ना तो मैक्रोनी और भी टेस्टी बनेगी। अरे वाह, मैं कल ही कोशिश करूंगी। सुरेखा जैसे ही अपनी मैक्रोनी में चीज और मैगी मसाला मिलाती है, एक अलग ही खुशबू ग्राहकों तक पहुंचती है। क्या खुशबू आ रही है। 1 मिनट ममता बहन। अरे सुरेखा, आज तुम्हारी मैक्रोनी खाने का बड़ा मन हो रहा है। अब बड़ी अच्छी खुशबू है, जरा 1 प्लेट तो दो। लोगों को सुरेखा की ये चीज और मैगी मसाला वाली मैक्रोनी खूब पसंद आती है, जिस वजह से ममता के सभी ग्राहक उसके ठेले पर आ जाते हैं। इस सुरेखा का तो कुछ करना पड़ेगा। मेरा काम चौपट कर रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ममता देर शाम वैद्य जी के पास जाती है। अरे ममता, आओ, बड़े दिनों के बाद आई हो। कैसा चल रहा है काम? अब तक तो सब ठीक था, लेकिन ना जाने वो सुरेखा मैक्रोनी में क्या डाल रही है कि कुछ ही दिनों से लोगों ने मेरे हाथ की मैक्रोनी खाना ही छोड़ दिया है। अब आप मुझे कोई और नुस्खा दीजिए ताकि मैं फिर से ढेर सारे पैसे कमा पाऊँ। तो ऐसी बात है। अच्छा रुको। हाँ, ये लो, ये है मेरा खास मसाला। इसे तुम मैक्रोनी में मिलाकर एक बार किसी को खिला दो तो वो दोबारा तुम्हारे ठेले पर ही खींचा चला आएगा। पर याद रहे, ज्यादा मात्रा में मिलाने पर जुलाब, पेट दर्द और सर दर्द तो होगा ही, साथ ही जान जाने का खतरा भी हो सकता है। समझ गई वैद्य जी, सब समझ गई। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, 500 रुपए मसाले के। 500? वैद्य जी, अभी तो पैसे नहीं लाई हूँ,
लेकिन हाँ, फायदा हुआ तो मैं आपको जरूर दूंगी। इस तरह ममता बिना वैद्य को पैसे दिए घर चली आती है और खाना खाकर सो जाती है। आज फिर ममता जल्दी सो गई। चलो कोई नहीं, जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ। किशन खाना ले ही रहा था कि तभी उसे वो बोतल नजर आती है। लगता है चाट मसाला है, खाने में डालकर खाता हूँ, मजा आ जाएगा। किशन अनजाने में वैद्य का दिया वो केमिकल ज्यादा मात्रा में खाने में डालकर खा लेता है और फिर अगली सुबह, ए जी, आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए। ममता की आवाज सुन सुरेखा और कुछ गांव वाले आते हैं। ममता तू चिंता मत कर, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। सुरेखा तुरंत डॉक्टर को लेकर आती है और वो किशन का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? इतने में किशन की आंख खुल जाती है। ए जी, आप ठीक तो हैं? ये मोटे मोटे दाने कैसे हुए और आप बेहोश कैसे हुए? मैंने तो बस वो मसाला खाने में डालकर खाया था। सुबह उठा तो चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ा और ये दाने भी उभर आए। किस मसाले की बात कर रहे हैं ये? ममता रोते हुए सब कुछ बता देती है और डॉक्टर को वो मसाला भी दिखाती है। सत्यानाश, आप जानती हैं ये केमिकल है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। आप अपने लालच में बेचारे गांव वालों की जान से खेल रही थी और अब तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस पे करूंगा। माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, इससे गलती हो गई, अब से ये ऐसा नहीं करेगी। डॉक्टर सुरेखा की बात मान जाता है और ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे सुरेखा, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, तेरा रोजगार तक छीन लिया और तू फिर भी मेरा साथ दे रही है। जो हुआ उसे भूल जा, अब सब ठीक है, बस किशन भैया का ध्यान रख। तू सच में महान है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी और न ही अब से मैं मैक्रोनी बेचूंगी। ये काम तेरा था और तेरा ही रहेगा। इस तरह ममता अपनी मैक्रोनी की दुकान बंद कर देती है और सुरेखा एक बार फिर सभी को अपने हाथ की स्वादिष्ट मैक्रोनी खिलाने लगती है। मुकेश और घनश्याम दोनों बचपन के दोस्त थे। गांव में रोजगार न मिलने पर दोनों शहर में एक होटल में काम कर रहे थे। घनश्याम किचन में चाउमीन बनाने का काम करता तो वहीं मुकेश पढ़ा लिखा होने की वजह से होटल का हेड शेफ था। क्या सभी ने सिर्फ चाउमीन का ही ऑर्डर दे दिया है? ऐसे कैसे? इस तरह से तो हमारी बाकी डिशेस को कोई चख ही नहीं पाएगा। तुम ऐसा करो, जाकर कस्टमर से कह दो कि चाउमीन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो कुछ और ऑर्डर करें। यूँ तो मुकेश घनश्याम का दोस्त था, लेकिन घनश्याम के हाथ की बनी चाउमीन की डिमांड की वजह से वो मालिक और स्टाफ की नजरों में चढ़ता ही जा रहा था और मुकेश से घनश्याम की ये वाहवाही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यार मुकेश, तू मुझसे कुछ नाराज है क्या? अरे तुझे पता है मेरी चाउमीन खाने यहाँ कितने लोग आते हैं, पर फिर भी तू मेरी ड्यूटी मेन कोर्स में लगा रहा है। हाँ तो क्या हुआ, मैं हेड शेफ हूँ इस होटल का। और सुन, तमीज से बात कर, तेरी मेरी दोस्ती इस होटल से बाहर है। यहाँ मैं हेड हूँ और तू सिर्फ एक मामूली सा शेफ, इसलिए अब से सर कहकर बात कर। मुकेश की बातें सुन घनश्याम समझ गया था कि वो बदल गया है। कुछ दिन के बाद होटल का ओनर सूरज मुकेश के पास आता है। मुकेश, देखो, परसों हमारे होटल की ओपनिंग एनिवर्सरी है। बहुत सारे गेस्ट, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल हस्तियां भी आने वाली हैं। जब से घनश्याम आया है, चाउमीन हमारी बेस्ट सेलिंग डिश बन गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि परसों न सिर्फ हम अपने गेस्ट बल्कि ग्राहकों को भी मुफ्त में चाउमीन खिलाएं। क्यों नहीं सर, जरूर। तो ठीक है, फिर तुम घनश्याम से कह देना कि तैयारी कर ले, परसों चाउमीन उसे ही बनानी है। मुकेश को मनी मन घनश्याम से और जलन होने लगती है। घनश्याम घनश्याम घनश्याम, जिसे देखो बस उसी का नाम जप रहा है। अरे बहुत हुआ, अब मैं इस घनश्याम को इस होटल से निकलवा कर ही दम लूंगा। मुकेश मन ही मन एक प्लान बनाता है और फंक्शन वाले दिन किचन में जाता है। घनश्याम, चाउमीन तैयार है ना? जी सर, बस ये मसाला डालना बाकी है, वो मैं तभी डालूंगा जब गेस्ट को चाउमीन सर्व करनी होगी। बाकी सब तैयारी है। बहुत बढ़िया, अब एक काम करो, जरा बाहर टेबल्स वगैरह का अरेंजमेंट देख लो। घनश्याम जैसे ही बाहर जाता है, इधर मुकेश उसके मसाले में ढेर सारा नमक मिर्च डाल देता है। ओह माय गॉड, मैनेजर! जी सर, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये है आपकी बेस्ट सेलिंग डिश। इतना तीखा, इतना नमक, इतनी घटिया डिश मैंने आज तक नहीं खाई। हमें माफ कर दीजिए, लगता है शेफ से कोई गलती हो गई है, वरना वो बहुत अच्छी चाउमीन बनाता है। इस तरह पूरी पार्टी का मजा खराब हो जाता है। हर कोई घनश्याम की चाउमीन को फेंक देता है और सूरज भी उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है।
ना जाने ये सब कैसे हो गया। मैंने तो इतनी अच्छी चाउमीन बनाई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे हिसाब से तुम्हें गांव चले जाना चाहिए, वहीं कुछ कर लेना, क्योंकि अब यहाँ तो भाई तुम्हारा कुछ है नहीं। घनश्याम जानता था कि हो ना हो मुकेश ने ही कुछ किया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस अपने गांव चला जाता है। हे मोरी मैया, ये क्या अनर्थ हो गया? पर ये सब हुआ कैसे? आप तो कितनी अच्छी चाउमीन बनाते हैं। ना जाने कैसे हुआ, पर अब मैं क्या करूं? पहली बात तो निराश मत होइए। मैं तो कहती हूँ कि आप यहीं गांव में ही अपना चाउमीन का ठेला खोल लीजिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? यही ना, ये देखिए पूरे 20,000 हैं। पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो जो आप हर महीने पैसे भेजते थे ना शहर से, बस उन्हीं में से बचाए हैं। अब ज्यादा मत सोचिए और ठेले वाली चाउमीन शुरू कर दीजिए। सुनीता से पैसे लेकर घनश्याम अगले दिन से ही ठेले पर चाउमीन लगाना शुरू कर देता है। अरे वाह घनश्याम भैया, मजा आ गया आपके हाथ की चाउमीन खाकर। अरे भैया, मन करता है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। देखते ही देखते पूरे गांव में घनश्याम की ठेले वाली चाउमीन मशहूर हो जाती है। एक रोज अचानक मुकेश गांव में आता है। अरे घनश्याम, पूरे गांव में बस तुम्हारी ही चाउमीन की चर्चा है? क्या बात है? मुझे तो लगा था कि शहर से आने के बाद तुम कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, पर भाई तुमने तो काफी अच्छा नाम बना लिया। सब ऊपर वाले की कृपा है मेरे दोस्त। तुम सुनाओ, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे भाई कुछ नहीं, मेरे बॉस इसी गांव में अपने होटल की एक और ब्रांच खोल रहे हैं, साथ में एक रेस्टोरेंट भी। ये जो तुम्हारे ठेले के सामने बिल्डिंग बन रही है ना, हाँ यहीं पर हमारा रेस्टोरेंट बनेगा, जिसमें नूडल्स, पाव भाजी, पिज्जा सब होगा, और हाँ चाउमीन भी होगी। तो बस उसी का काम देखने आया था। मुकेश की बात सुनकर घनश्याम का दिल बैठ जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? लोग वहाँ चाउमीन खाएंगे जहाँ स्वाद होगा। तुम नहीं जानती सुनीता, लोग ऐसे बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। आखिरकार 1 महीने बाद होटल की ओपनिंग हो जाती है। बाहर ही एक सुंदर सा रेस्टोरेंट भी बनाया गया था और घनश्याम का डर सच साबित हुआ। लोगों ने अब उसके ठेले पर आना ही बंद कर दिया था। लगता है कुछ और रोजगार शुरू करना होगा सुनीता, ऐसे तो हमारा घर खर्च भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं ये ठेला नहीं खोलूंगा। कम से कम आज तो चले ही जाओ, कल से देखते हैं क्या करना है। घनश्याम मन मारकर चाउमीन का ठेला लगाता है। शाम तक कोई नहीं आता, पर किस्मत से प्रकाश उसके ठेले पर आता है। अरे तुम तो वही शेफ हो ना, जिसने उस दिन होटल में वो वाहियात सी चाउमीन बनाई थी। अब क्या यहाँ भी लोगों को वैसे ही वाहियात चाउमीन खिलाते हो तुम? ऐसा ना कहिए साहब, मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था। मुझे शक है कि किसी ने मेरे साथ वो सब जानबूझकर किया था। प्रकाश को घनश्याम की आंखों में सच्चाई नजर आती है, इसलिए वो उसके ठेले से चाउमीन खाता है, जो बहुत स्वादिष्ट थी। ये चाउमीन तो कितनी अच्छी है, पर फिर उस दिन लगता है कुछ गड़बड़ है। प्रकाश असल में सूरज यानी होटल के ओनर का बेटा था, पर ये बात कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि मुकेश भी नहीं, क्योंकि प्रकाश विदेश में रहा करता था और कभी कभी ही वापस आता था। अब प्रकाश जानना चाहता था कि उस दिन किचन में क्या हुआ था, इसलिए वो तुरंत अपने पिता सूरज के पास जाता है और पूरी बात समझाता है। जिसके बाद सूरज किचन में लगा हिडन कैमरा चेक करता है और मुकेश को बुलाता है। तुम्हारे चक्कर में मेरे होटल का कितना नुकसान हुआ, जानते भी हो? पर मैंने क्या किया सर? वो तुम ही थे ना जिसने घनश्याम की चाउमीन में एक्स्ट्रा नमक मिर्च डालकर उसे नौकरी से निकलवा दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम उससे जलन रखते थे। अरे तुम इतने घटिया हो गए, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो तो अच्छा हुआ जो रीना ने मुझे सब समझाया। मैं तुम्हें अभी फायर करता हूँ। सूरज मुकेश को नौकरी से निकालकर घनश्याम को बुलाता है और उसे अपने होटल का रीजनल मैनेजर बना देता है। मुझे अफसोस है कि मैं तब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब से तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपया होगी और मेरे होटल का नाम तुम्हारे सम्मान में ठेले की चाउमीन होगा। तुम अब से मेरे होटल और शेफ्स को संभालो और हमारी मोस्ट सेलिंग डिश चाउमीन को वापस से ग्राहकों की पहली पसंद बना दो। इस तरह मुकेश को देर से ही सही पर अपने किए की सजा मिलती है और घनश्याम को अच्छाई का फल